गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं B.Ed 4th सेम का जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी। ठीक है, तो जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी ये आप लोगों का एक सब्जेक्ट है, ये उसकी फर्स्ट यूनिट है। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल बेस क्लियर कर देगी कि आपको आगे और क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, इसमें आपका क्लियर हो जाएगा कि मतलब फर्स्ट यूनिट मेनली जो होती है परिभाषा वगैरह होती है जो आपको आगे यूज़ होती है। ओके, सो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। पहली चीज़ हम लोग पढ़ेंगे कंसेप्ट, मतलब लिंग का कंसेप्ट क्या है। एक्चुअल में ना कंसेप्ट और अर्थ में मैं हमेशा बताती हूँ बहुत डिफरेंस होता है। कंसेप्ट आता है उसके बाद हम उसका अर्थ जान पाते हैं। ठीक है, मतलब किसी चीज़ का कंसेप्ट कैसे आया है ना, वो कंसेप्ट आता है, कोई चीज़ आती है उसके बाद ही हम उसकी परिभाषा देते हैं। दैट मच इज़ क्लियर टू ऑल। सो हम लोग पहले उसका कंसेप्ट देखेंगे, फिर उसका अर्थ परिभाषा देखेंगे, फिर देखेंगे लिंग का निर्धारण कैसे होता है, लिंग की विशेषता क्या है और लिंग के प्रकार क्या है। प्लस हम लोग देखेंगे विभिन्न सामाजिक समूहों, क्षेत्रों और समयावधि में लिंग का अनुभव क्या है। ठीक है, ये पूरा अकॉर्डिंग टू सिलेबस है। आपको मैंने सिलेबस की जो वीडियो है उसमें पूरा बताया हुआ है। ठीक है, और सिलेबस का PDF मैं अवेलेबल करवा दूंगी इफ़ यू वांट। सो ये अकॉर्डिंग टू सिलेबस फर्स्ट यूनिट का मैंने इतना कंटेंट लिया है। सो लेट्स स्टार्ट विद द अवधारणा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं कि भैया अवधारणा होती क्या है। अब पहली बात तो है ना, प्रारंभिक मानव क्या था, असभ्य और असंगठित था। क्या था, असभ्य और असंगठित। आदि मानव याद कर लो, वो असभ्य और असंगठित था, उसको कोई मतलब नहीं था, वो उसको बस खाने से मतलब है, सोने से मतलब है। ठीक है, मतलब वो जी रहा था जबरदस्ती के। ठीक है, जबरदस्ती क्या, कुछ लोगों का कहना है कि वो काफ़ी खुश थे, पर ठीक है जो भी है। प्रारंभिक मानव क्या असभ्य और असंगठित थे, फिर धीरे धीरे उनमें चेतना का विकास हुआ। जब जैसे जैसे चेतना का विकास हुआ वे आपसी संबंध बनाने लगे और संगठित होकर रहने लगे। तो कुल मिलाकर भैया हम कह सकते हैं कि सामाजिकरण की प्रक्रिया का मार्ग प्रशस्त हुआ और मानव संगठित हुआ और उसने क्या बनाया, समाज बनाया। क्या बनाया, समाज बनाया। ठीक है, और समाज को व्यवस्थित करने के लिए, समाज को अधिक व्यवस्थित करने के लिए उसने क्या किए, 2 लिंग बनाए। क्या बनाए, 2 लिंग बनाए कि भैया एक स्त्री होना चाहिए और एक पुरुष होना चाहिए। ठीक है, एक स्त्री होना चाहिए और पुरुष होना चाहिए। उन्होंने क्या देख के बनाया, जब जन्म होता है तो जन्म के समय उनके गुणसूत्र और जो उनका बाहरी मतलब जैसे वो फिजिकली रहते हैं उस आधार पे उन्होंने 2 में डिवाइड किया कि भैया ये 2 अलग अलग होते हैं। तो एक को हमने स्त्री बोला और एक को पुरुष बोला। ठीक है, ये जैविक आधार पे पहले उनका हुआ था। ठीक है, जैसे वो थे, जैसे पैदा हुए, उसके बाद उनका सामाजिक आधार पे किया गया। इस चीज़ को और अच्छे से हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो समाज ने क्या, उनके कुछ नियम, उपयोगिता, कार्य, मूल्य डिसाइड कर दिए कि कौन ज़्यादा उपयोगी है, किसके क्या नियम होना चाहिए, किसके क्या कार्य है। ठीक है, और कौन ज़्यादा मूल्यवान है, किसके कितने मूल्य है। ठीक है, तो परिस्थिति के अनुसार क्या होता है, हर चीज़ में समाज की बात करें, पहले बहुत अलग समाज था, आज बहुत अलग है। तो ये जो नियम, उपयोगिता, कार्य है, इनमें जब परिवर्तन होता है ना, इनमें परिवर्तन होता है। क्यों परिवर्तन होता है, एक तो परिस्थिति के कारण, दूसरा विचार के कारण। हमारे विचार भी चेंज होते हैं। मेनली तो जब हमारी परिस्थिति चेंज होगी ना तब हमारे विचार चेंज हो जाएंगे। समझ आ रही है। अगर चोर है, चोर के पास पैसा आ जाए तो वो चोरी नहीं करेगा, कुछ मजबूरी में जो करते हैं। तो परिस्थिति चेंज हो गई तो उसको चोरी भी गलत लगने लगेगी। ठीक है, तो मजबूरी का नाम बोल सकते हैं हम। तो परिस्थितियाँ चेंज होती है तो सामाजिकरण की प्रक्रिया वापस से वही होती है और फिर से संशोधित नियम वगैरह समाज हमारे लिए बना देता है। ठीक है, जिससे पहले की बात करें तो पहले के नियम क्या थे कि लड़कियों को मतलब घूंघट में रहना है या फिर लड़कियों को शिक्षा नहीं दिया जाना चाहिए। लेकिन परिस्थितियाँ चेंज हुई है और फिर उसमें संशोधन के साथ अब बोला गया है कि लड़कियों की शिक्षा को अनिवार्य होना चाहिए। ठीक है, लड़कियों की शिक्षा के लिए सरकार बहुत सारे काम कर रही है। ठीक है, देखो मैं आपको ये चीज़ बिल्कुल क्लियर बता दूँ कि ये जो वीडियो है वो आप ये कंसेप्ट क्लियर कर रही है। ठीक है, क्या क्लियर कर रही है, कंसेप्ट क्लियर कर रही है। इसके जो क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, स्पेशली प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है उसका मैंने अपनी वेबसाइट पे पूरे आंसर्स लिखे हुए हैं। तो इधर आपको सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट क्लियर करना है। अगर बाय चांस सामने वाला आपसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछता है तो आपको कंसेप्ट मतलब कम से कम कंटेंट तो समझ में आना चाहिए। ठीक है, और अगर क्वेश्चन पेपर जो है उसके आंसर देखना है तो मुझे बता दीजिए, तो मैं अपनी वेबसाइट की लिंक आपको प्रोवाइड करा दूँगी। ठीक है, सो इतना समझ में आ गया है। द नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि ये तो हो गया ना,
द नेक्स्ट आते हैं हम लिंग की परिभाषा क्या होती है। ओके, सो हमने जो समझा उसके आधार पर क्या लिख सकते हैं कि समाज के व्यवस्थीकरण में समाज के व्यवस्थीकरण में लिंग एक महत्वपूर्ण सिद्धांतिक व्यवस्था है। ऑब्वियस ये व्यवस्था है, हम किसी चीज़ को ढूंढते हैं, मतलब किसी चीज़ को, दो चीज़ को अगर जमा के रख दें तो वो आसानी से मिल जाएगी, तो ये क्या है, एक समाज की व्यवस्था है। ठीक है, प्रारंभिक रूप से देखा जाए तो मानव जो था वो स्त्री और पुरुष था नहीं, वो था बालक और बालिका। ठीक है, जब उनका जन्म होता है तो उनकी रुचि, अभिवृत्ति, क्रियाकलाप और शारीरिक संरचना सभी में डिफरेंस होता है और उसी के अनुरूप वो लोग क्या करते हैं, व्यवहार करते हैं। बट व्यवहार को प्रत्यक्ष रूप से कौन प्रभावित करता है, समाज प्रभावित करता है। ठीक है, अगर स्पीड फास्ट है तो थोड़ी स्लो करके देख लेना। ठीक है, तो समाज ने पहले शारीरिक संरचना के आधार पर वैसे प्रकृति नहीं करा, उसको जैविक बोल सकते हैं हम, और बाद में उसके व्यवहार व क्रियाकलापों के आधार पर लिंग का विभाजन किया है। ठीक है, परिभाषा की ओर बात करें तो भाई व्याकरण में जिन शब्दों से किसी स्त्री या पुरुष का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। ओके, तो नेक्स्ट आते हैं हम लोग, WHO ने क्या बोला, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग क्या डेफिनेशन है कि लिंग समाज की वह उपयुक्त व्यवस्था है जिसमें स्त्री व पुरुष के व्यवहार व लक्षणों को पृथक करने का प्रयास किया गया है। ठीक है, तो ये WHO ने ऐसा कहा था, जो हमने पढ़ा है उसी को थोड़ा सा उन्होंने बता दिया है। ठीक है, तो नेक्स्ट आते हैं, लिंग की अवधारणा को और अधिक स्पष्ट रूप से अगर हमको समझना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, और अधिक समझना हो तो हमको कुछ वर्ड समझने पड़ेंगे। एक होता है यौन, मतलब ये होता है जैविक रूप। ठीक है, तो जो कि डिसाइड होता है शारीरिक संरचना के, मतलब मैंने बताया ना कि हम जब जन्म लेते हैं तो हमारा ये डिसाइडेड रहता है। ठीक है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो शारीरिक संरचना के और विकास के होता है और ये प्राकृतिक है। ठीक है, इसमें बालक का XY रहता है, बालिका का XX क्रोमोसोम होते हैं। ये हम निर्धारण में पढ़ेंगे आगे कि ये क्या है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें, ये अलग होता है और लिंग अलग होता है। लिंग जो होता है वो सामाजिक रूप होता है, समाज ने बांटा है कि उनको क्या पहनना चाहिए, उनके क्या क्रियाकलाप होना चाहिए, उनका व्यवहार कैसा होना चाहिए। ठीक है, और उसी बेस पे समाज ने ही मातृ सत्तात्मक और पितृ सत्तात्मक में हमको बांटा, मतलब समाज को बांटा, समाज कह सकते हैं। तो मातृ सत्तात्मक एज द नेम सजेस्ट, इसमें माता जो होती है वो निर्णायक होती है। ठीक है, मतलब माता की अनुज्ञा कोई नहीं कर सकता है, और पितृ सत्तात्मक व्यवस्था में जो पुरुष वर्ग होता है वो प्रधान होता है, मतलब उनकी आज्ञा को उल्लंघन कोई नहीं कर सकता और उनका निर्णय अंतिम होता है। ठीक है, कहा जाता है कि मतलब फिलहाल समाज जो है पितृ सत्तात्मक व्यवस्था है, जिसमें जो स्त्री होती है वो उसके अधीन मानी जाती है। ठीक है, हालांकि इसमें भी चेंजेस आ रहे हैं। अब हम पढ़ लेते हैं लिंग के प्रकार। ठीक है, तो लिंग के प्रकारों की बात करें हम तो लिंग के प्रकार एक होता है सामान्य प्रकार बालक बालिका, और बाद में हमने और उनको डिफ्रेंशिएट करके LGBT समुदाय में बांट दिया। ठीक है, तो बालक बालिका और LGBT समुदाय ये होते क्या हैं, इनको हम और अच्छे समझ लेते हैं। जैसे देखो, कहाँ गया वो पेज, हाँ वेट अ मिनट, ये पूरा आया ही नहीं है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो देखिए लिंग के प्रकार होते हैं दो प्रकार के, एक होता है बालक और एक होती है बालिका। ठीक है, तो बालक जो होता है वो XY क्रोमोसोम का होता है और स्त्री जो होती है वो XX क्रोमोसोम की। बिफोर दैट वी हैव टू लर्न अबाउट द निर्धारण, हमको निर्धारण पहले पढ़ना पड़ेगा, जो समझ ही नहीं आएगा वो। ठीक है, सो प्राकृतिक रूप से मनुष्य में कितने क्रोमोसोम होते हैं, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। कितने होते हैं, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, इसमें से देखा जाए अगर गर्ल्स की बात करें तो इसमें पूरे की पूरे जो 33 जोड़े होते हैं वो एक्स, मतलब जो होते हैं X क्रोमोसोम के होते हैं। ठीक है, तो जो बालिका होती है वो XX क्रोमोसोम को प्रेजेंट करती है। बट जो बालक होता है उनमें 33 जोड़ों में से उसके पास भी जो 22 जोड़े होते हैं वो XX को रिप्रेजेंट करते हैं, बट एक जो जोड़ा होता है वो XY का होता है, जिससे वह बालक बनता है। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया कंसेप्ट कि ये कौन से क्या बनता है, मतलब एक निषेचन किया जाए तो ये जो है इसमें XX जो बनाती है वो बालिका और जो XY बनाता है वो बालक होता है। ठीक है, अब हम आते हैं उनकी विशेषता पे। क्या पे आते हैं उनकी विशेषता पे। विशेषता की हम बात करें तो समाज के कार्य जो स्वीकृत नियम हैं, ठीक है, समाज के स्वीकृत कार्य नियम वो मनोवृत्ति से प्रभावित होते हैं। ठीक है, कहा ऐसे कहते हैं
कि जो पुरुष वर्ग होता है उनकी सोच अमूर्त होती है, वे सक्रिय होते हैं, महत्वाकांक्षी होते हैं, दुख को छुपाना जानते हैं, चिंतन साहस, किसी की पराधीनता स्वीकार नहीं करते। तो क्या हमें पसंद है? अनुशासन प्रिय होते हैं, नेतृत्व प्रिय होते हैं। ठीक है, इसके साथ ही वे प्रगतिशील और आध्यात्मिक होते हैं। उसी प्रकार महिलाओं के संदर्भ में देखा जाए तो कहा गया है कि महिलाएं जो होती है वो घर में रहना पसंद करती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। गृहिणी होती है, पर्सनल आपको बता रही हूँ, ठीक है, ये समाज ने डिसाइड किया है, इसलिए गृहिणियाँ मतलब स्त्री घर में रहती हैं। भाईचारा सहयोगी होती हैं, उनमें सहन शक्ति और परिश्रमी होती है, दुखों को कम छुपा पाती हैं, एक्सप्रेस कर देती है, चिंतनशील होती है, दयालु प्रवृत्ति की होती है, एडजस्ट करना जानती है, अनुकूलन, भौतिकवादी होती है, सजना संवरना दिखावा पसंद होता है। ठीक है, मित्रवत व्यवहार होता है, जिससे अधिक जल्दी घुल मिल जाती है, कूटनीति होती है उन लोगों में। ठीक है, कि इसके पास ऐसा, मेरे पास ऐसा क्यों नहीं, इस टाइप का। निस्वार्थ प्रेम भी करती है। निस्वार्थ प्रेम देखा जाए तो जब संतान होती है तो निस्वार्थ प्रेम जो होता है वो स्त्री में ही होता है। ठीक है, फिर होता है आध्यात्मिकता भी इनमें पाई जाती है। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग ने जब पढ़े थे लिंग के प्रकार, तो XX क्रोमोसोम को पढ़ा था कि XX क्या है, स्त्री है, और XY क्या है, पुरुष है। ठीक है, इसके अलावा LGBT समुदाय होता है। LGBT समुदाय जो होता है इसमें क्या है, ये इसको क्लियर कर देते हैं। ठीक है, एक होता है XY और ये क्या है, बालक। ठीक है, ये बालक होता है, ये स्त्री होता है। L मतलब होता है लेस्बियन, इसको बोलते हैं महिला समलैंगिकता। इसमें जो महिला होती है, जन्म के से महिला होती है, लेकिन भावात्मक रूप से, किस रूप से, भावात्मक रूप से उसको जो महिला है उसी के प्रति आकर्षण होता है, उसको बोलते हैं महिला समलैंगिकता। ठीक है, गे, इसको बोलते हैं पुरुष समलैंगिकता। इसमें जो जन्म के समय वे पुरुष होते हैं, लेकिन उनको जो भावात्मक रूप से पुरुष से ही आकर्षण होता है। ठीक है, ये होता है उभयलिंगी। ठीक है, उभयलिंगी में क्या होते हैं, जो मतलब व्यक्ति है, स्त्री या पुरुष दोनों हो सकते हैं, दोनों में से कोई एक हो सकता है, इनको दोनों ही जेंडर के प्रति आकर्षण होता है। ठीक है, तो मतलब मेन इधर किसकी बात होती है, हम भाव की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, उनकी भावों की, भावनात्मक। बट जो ट्रांसजेंडर होते हैं, ठीक है, ट्रांसजेंडर जो होते हैं वे जन्म के समय क्या होते हैं, पुरुष के समान होते हैं, लेकिन वो अविकसित होते हैं, तो उन्हें ट्रांसजेंडर कहा जाता है। ठीक है, मतलब पूरी तरह से पुरुष नहीं होते हैं। तो देखा जाए तो समाज में पहले ये दो ही वर्ग मान्य थे, एक बालक और एक मतलब एक पुरुष और स्त्री को। लैंगिक मतलब इन लोगों को देखते हुए ये वंचित वर्ग थे। सरकार इनके लिए काम अभी भी कर रही है, ताकि ये मतलब अपना, इनमें इसका कोई दोष नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये जन्म से ही ऐसे होते हैं। ठीक है, इनके अपने भावों पे भी कंट्रोल नहीं होता है, तो ये इनमें इनका कोई दोष नहीं माना जा सकता, तो समाज कोई निर्धारण इसका नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसके लिए काम किए जा रहे हैं। इसलिए अभी देखा जाए तो गवर्नमेंट जो होता है उसमें जब जेंडर की बात आती है तो मेल, फीमेल और ट्रांस मतलब थर्ड जेंडर, ये वर्ड लिखा दो, थर्ड जेंडर इनको प्रेजेंट करता है LGBT समुदाय को। ठीक है, दैट मच इज क्लियर टू ऑल। अब हम सामूहिक समूह की बात करते हैं। सामूहिक समूह जो होते हैं उसमें कौन कौन आएगा, देखो मैं आपको ऊपरी तरीके पे इस पर बता देती हूँ कि सामूहिक समूह में हमारा परिवार आता है। ठीक है, सामूहिक समूह मतलब कौन है इसके अंदर, हमारा परिवार आएगा, हमारा समाज, हम जो सांस्कृतिक समूह में पार्टिसिपेट करते हैं, हमारा शिक्षित समाज, अशिक्षित समाज, स्वयंसेवी सामाजिक समूह, जातिगत समूह, धर्मगत समूह, ये सब सामाजिक समूह के अंतर्गत आते हैं। अब इनके अंतर्गत जो लैंगिकता है वो किस प्रकार का एक्सपीरियंस करती है, वो इसका पॉइंट है। सॉरी फॉर दिस इनकन्वीनियंस, स्टॉप। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता रही थी भैया कि यहाँ पे कैसा व्यवहार किया जाता है। ठीक है, जैसे परिवार की बात करें तो परिवार में देखा जाए तो कैसा व्यवहार होता है हमारे साथ, मतलब नॉर्मली देखना परिवार में जो लड़के होते हैं उनको काफ़ी छूट होती है। ठीक है, मतलब वो शाम को बाहर घूमने जाएंगे डेली, पर लड़कियां नहीं जा सकती, उन्हें कुछ खेलना है तो लड़के जा सकते हैं, लड़कियां नहीं जा सकती हैं। लड़कियों को बोला जाता है ठीक से बैठो वगैरह वगैरह। देखा जाए तो नॉर्मली पितृसत्तात्मक व्यवहार देखा गया है। ठीक है, समाज में भी यही चीज़ें चलती हैं। समाज की बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं लड़कियों पर पाबंदी लगाती है, बट लड़कों पर नहीं लगाती है। सांस्कृतिक समूह में देखा जाए तो जो नाच गाने हैं वो लड़कियों के लिए बनाए गए हैं, लड़के उसमें भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, कहा जाता है कि वो उनके लिए नहीं है नाचना गाना। ठीक है, शिक्षित समाज की बात करें, शिक्षित वह समाज होता है जहाँ पर लैंगिक
असमानता नहीं पाई जाती है नॉर्मली। ठीक है, तो शिक्षित समाज जो होता है वो अच्छा होता है, मतलब इसमें जो रूढ़िवादिता होती है या अंधविश्वास होते हैं उन पर बिलीव नहीं किया जाता है। वहीं अशिक्षित समाज तो बहुत दयनीय स्थिति होती है अशिक्षित समाज में, क्योंकि वो पारंपरिक रूढ़ियों के से बाहर ही नहीं निकल पाता, उसमें कसा हुआ होता है। स्वयंसेवी सामाजिक समूह जो होते हैं ये भी हेल्प करते हैं लैंगिक असमानता को दूर करने में, बट इस हद तक ये भी नहीं कर पाते क्योंकि वो खुद भी ग्रसित होते हैं। ठीक है, स्वयंसेवी समूह में कम महिलाओं को देखा जाता है। ठीक है, तो वो खुद भी उसी से ग्रसित होते हैं। फिर जातिगत समूह की बात करें, देखिए डिपेंड करता है कि आप क्या कर रहे हो। अगर मतलब जाति की बात करें तो जाति में कई जातियों में ऐसा है कि भैया इस जाति की लड़कियां बाहर नहीं निकलती है, और कई जातियों में ऐसा है कि बहुत छूट दी गई है। ठीक है, तो जातिगत समूह भी अलग अलग प्रकार के होता है। मतलब देखा जाए तो जितने भी 10 सामूहिक समूह होते हैं सब में कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट वाले होते हैं। ठीक है, हर परिवार में पितृसत्तात्मक व्यवस्था नॉर्मली पाई जाती है, पर हमेशा ऐसा नहीं कि पितृसत्तात्मक गलत ही है, उसके कुछ दो गुण भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो सामाजिक समूह होते हैं उनके अपने गुण दोष होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्षेत्र की बात करें। मैं आपको इसका मतलब ऊपरी समझा दे रही हूँ। ठीक है, क्योंकि मैंने क्वेश्चन पेपर का एनालाइज किया है, तो ये इससे जो पॉइंट्स निकल के आएंगे वो अपन दूसरे आंसर्स में पुट कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि ये क्वेश्चन आ सकता है जैसे विभिन्न समय में कैसे लिंग व्यवहार रहे हैं। ठीक है, क्षेत्र की बात करें, शैक्षिक क्षेत्र में देखा जाए बालक बालिका में, तो शैक्षिक क्षेत्र में नॉर्मल हम क्या देखते हैं। ठीक है, हमको टोटल किसके संदर्भ में लिखना है, लैंगिक असमानता या समानता के संदर्भ में इसको पढ़ना है। ठीक है, तो शिक्षा में हम लोग क्या देखते हैं, शैक्षिक क्षेत्र में जो टीचर्स होते हैं वो बालकों को तो कठोर दंडों कठोर वर्ड से कठोर वर्ड्स बोल देते हैं, बट जो बालिकाएं होती हैं उनको नहीं बोला जाता है क्योंकि वो जल्दी रो देती हैं। ठीक है, व्यावसायिक क्षेत्र में देखा जाए तो लड़कियां ऐसी जॉब ढूंढती है कि मैं घर से मतलब टाइम से जाऊँ टाइम से आ जाऊँ, शिक्षक हो गए, ठीक है, शिक्षिका हो गई, और उस टाइप की जॉब देखती हैं, जबकि बालकों में ऐसा नहीं है। धार्मिक क्षेत्र में देखा जाए, धार्मिक क्षेत्र में नॉर्मली जब विवाह के उपरांत मतलब नॉर्मली देखा गया जो उसकी अर्धांगिनी होती है वे केवल पुरुष का हाथ पकड़ती है, बाकी पूजा पाठ पूरा पुरुष करता है। धार्मिक क्षेत्र में भी स्त्री की अवहेलना की जाती है। सामाजिक क्षेत्र में तो पूछो ही मत, सामाजिक क्षेत्र मतलब हमारा समाज तो पूरा पितृसत्तात्मक ही बना हुआ है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हमारे जो है वो बता रही हूँ। ठीक है, कुछ हद तक हम आगे बढ़े हैं, बट इतना भी नहीं कि हम स्त्री और पुरुष को समान कह पाएँ। ठीक है, आध्यात्मिक क्षेत्र, उसमें वही मैंने बताया है कि आध्यात्मिक क्षेत्र में भी जो धर्म ग्रंथ है वो अधिकतर स्त्री नीतियों से संबंधित है, पुरुष नीति की कहीं बात ही नहीं होती है। ठीक है, स्त्री नियम स्त्री नीति इनकी बात होती है। नैतिक क्षेत्र की बात करें तो नैतिक क्षेत्र में भी स्त्री की नैतिकता को नहीं देखा जाता। नॉर्मली वो अपने जो सपने होते हैं या फिर जो भी उसके ड्रीम्स या फिर उसने जो भी आगे सोचा हुआ होता है, वो आगे जो जीवन में करने चाहती है वो उसका एडजस्टमेंट करना होता है कि हाँ नहीं हो पाएगा या बच्चों को संभालना इस टाइप से, तो नैतिक क्षेत्र के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, कार्य क्षेत्र में देखा जाए तो कार्य क्षेत्र भी स्त्री उसके हिसाब से कार्य क्षेत्र में, जैसे सार्वजनिक क्षेत्र हो गए तो वहाँ पे वो अकेले नहीं जा सकती, रात है तो नहीं जा सकती, मतलब बहुत सारी बाउंडेशंस होती है वो उसको स्त्री होने के कारण देखनी पड़ती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम आते हैं विभिन्न अभिसमयों में। विभिन्न समय में क्या था, ये है ना सिलेबस उठा के देखना, सिलेबस में ही पूरा लिखा हुआ है। तो वैदिक काल में क्या था, वैदिक काल की बात करें तो वैदिक काल में जो स्त्री और पुरुष थे वे समान थे। ठीक है, मध्यकाल में बहुत ज़्यादा गिरावट आई किसमें, स्त्री में। ठीक है, और पुरुष में बहुत ज़्यादा आसमान छू लिया था। उसके बाद ब्रिटिश काल में बात करें तो ब्रिटिश काल ने भारत की बहुत सारी जो अनैतिक और रूढ़िवादी अंधविश्वासी जो नीतियाँ थी उनको दूर किया। जैसे स्त्री सती प्रथा हो गई है, पर्दा प्रथा हो गई है। ठीक है, जो क्या बोल सकते हैं विधवा विवाह प्रथा हो गई है। ये सब चीज़ें ब्रिटिश काल ने काफ़ी कुछ मदद करी। ठीक है, रोकने में, हमको समझाने में। फिर स्वतंत्रता के पश्चात की बात करें तो स्वतंत्रता के पश्चात हमने जो संविधान बनाया है, हमारे संविधान में हमने जो समानता की बात करी है। ठीक है, 3 चीज़ें देखो, समानता की बात करी, स्वतंत्रता की बात करी है, अधिकार की बात करी है। जब ये तीनों अधिकार हमने कहीं पे ऐसा नहीं लिखा है कि सिर्फ पुरुष को दिए हैं, तो ये तीनों अधिकार जो है, तीनों अधिकार स्त्री को भी दिए गए हैं और यही न्याय है। क्या है, यही न्याय है। तो ये हमने स्वतंत्रता के पश्चात कर दी थी व्यवस्था, हालांकि इस पर इम्प्लीमेंटेशन उस हिसाब से नहीं हो पाया है, बट वर्तमान परिप्रेक्ष्य में स्त्री की उपयोगिता देखते हुए, स्त्री का मूल्य देखते हुए, ठीक है, उसे कार्यक्षेत्र को बढ़ाया जा रहा है।
ठीक है। तो वर्तमान में हम लोग काफ़ी कुछ आगे कर रहे हैं, मतलब स्त्री की स्थिति अब इतनी भी दयनीय रही है, लेकिन ये नहीं है कि वो बिल्कुल समान हो पाई है। इसके लिए आज भी बहुत सारी सरकारी योजनाएं और संगठित या NGOs वगैरह इस पर कार्य कर रहे हैं, जिससे कि उसकी स्थिति बेहतर हो सके। ओके, सो आज का हमारा टॉपिक इतना ही था। इसमें अगर कुछ आपको डाउट वगैरह होता है तो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन, और कोई सा टॉपिक नहीं समझ में आ रहा तो यू कैन ऑल्सो आस्क इट इन कमेंट सेक्शन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।